welcome HR students. So ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज के ई लेक्चर के सेशन में अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, जो कि लेक्चर नंबर 10 है। सबसे पहले हम समझेंगे नीड असेसमेंट क्या होता है। जब हम द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन करंट परफॉर्मेंस एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, तो हम उसको कहते हैं नीड असेसमेंट। तो नीड क्या है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम देखते हैं कि हमारी करंट की परफॉर्मेंस क्या है और हमारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यदि उनमें कहीं कुछ गैप है तो हमें वहाँ पे नीड की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम एक जो असेसमेंट प्रोसेस है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया गया है जहाँ पे ट्रेनिंग जो है एक तरीके से यूँ है कि एक बेस है जिसके बिना कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी चीज़ का एनालिसिस नहीं हो सकता। तो जब हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करें ताकि दोनों अपने अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एक बार ट्रेनिंग आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करें और उनको अचीव करें। तो एक जो मैनेजर होता है जो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के लिए, ये एक मैनेजर द्वारा किया हुआ परफॉर्मेंस होती है। सो इट इज़ डन बाय द मैनेजर्स, जो कि ये ऑब्ज़र्व करते रहते हैं अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज़ को, कि किसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और ट्रेनिंग मिलने के बाद उनमें क्या डेवलपमेंट हमें एक्सपेक्टेड है। तो यानी उनको उनकी करंट परफॉर्मेंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, किस गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए उनको रिक्रूट किया गया था, कौन सा टास्क उनको असाइन किया गया था, उस टास्क के लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। जब ये सारी बातें मैनेजर को पता होंगी तभी वो क्या कर पाएगा, ट्रेनिंग नीड का एनालिसिस कर पाएगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेनिंग नीड को एनालाइज करने में मदद करते हैं। सबसे पहले था रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। जब एक ऑर्गेनाइजेशन वापस से अपने आप को रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ रीप्रोसेसिंग कर रही होती है, यानी अपनी यहाँ पे स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ में रीथिंकिंग चल रही होती है, तो उसको ये पता चलता है कि हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हुए या नहीं हुए। दूसरा आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। देखिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से अपने प्रोसेस को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। तो वापस से करने का मतलब ये है कि शायद हो सकता है प्रीवियस में क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने जो जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या जो उसका विजन या मिशन था उसको अकम्प्लिश नहीं कर पाई है, तभी वो दोबारा री इंजीनियरिंग कर रही है। तो री इंजीनियरिंग के लिए भी हमें नीड की कौन कौन सी हम न्यू चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उनके लिए हमें क्या स्पेसिफिकेशन और क्या टास्क परफॉर्मेंस चाहिए ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी देख सकें। देन आता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही हो, कुछ नया चेंज ला रही हो, कुछ डेवलपमेंट कर रही हो। देन रिडक्शन इन फोर्स। से फोर्स का मतलब है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ की स्क्रूटनिंग कर रही हो, कुछ लोगों को या तो यह है कि कम करना चाह रही हो या तो कॉस्ट हाई हो रही हो, तो भी हमें ट्रेनिंग नीड की रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ न्यू हायर्स हो रहे हों या नई रिक्रूटमेंट चल रही हो, ट्रांसफ़र किए जा रहे हों लोगों को, प्रमोशंस दिए जा रहे हों, रीलोकेशन पे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया जा रहा हो या फिर लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा हो, न्यू इक्विपमेंट या कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी ला रही हो, परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हों, प्रोडक्शन के इश्यूज़ हों, नया प्रोसीजर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा हो या कुछ लॉज चेंज हो जाएं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो ये हमें बताते हैं कि हमें कब ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल क्या है, अगर आप देखिए, अगर हम एक लेमैन की तरह बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होता है, चाहे वो नया प्रोडक्शन हो, चाहे नई रिक्रूटमेंट हो, चाहे री इंजीनियरिंग हो, चाहे रीस्ट्रक्चरिंग हो, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन हो, चाहे स्टाफ का ट्रांसफ़र हो, तो हर वक्त एक पर्सन को उस नई रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो ट्रेनिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है इन एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें क्यों हम ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का सर्वे करते हैं। देखिए, अ नीड असेसमेंट और सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन को हम हेल्प करती है किस चीज़ में,
उसके गोल्स को अचीव करने में। जैसे अपन ने पहले पढ़ा कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मतलब क्या होता है। नीड असेसमेंट का मतलब है टू आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट और उसके गोल्स उसने कितने अचीव किए या नहीं, इन दोनों के बीच में इस गैप को हम कहते हैं नीड असेसमेंट। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एम्प्लॉय की स्किल्स जो उसके अंदर अभी कॉम्पिटेंट जो उसके अंदर स्किल्स मौजूद हैं और जो टास्क वो कंप्लीट करेगा उस टास्क को करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उनके बीच में कोई गैप तो नहीं है। तो एक पर्सन के अंदर क्या स्किल्स हैं, दूसरा किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, यदि इन दोनों के बीच में कहीं गैप है तो हमें ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो होता है ये कुछ बेंचमार्क के बेसिस पे भी हो सकता है, ताकि जब आपकी ट्रेनिंग को फॉर्मुलाइज किया जाए तो आप बेस्ट आउटकम जो है उसमें से प्रोड्यूस कर सकें। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक री एडमिनिस्ट्रेटर को भी रिक्रूट कर सकते हैं जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, कि पहले तो वो ट्रेनिंग नीड को एनालाइज करेगा और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने के बाद जब ट्रेनिंग कंटेंट बनाया गया, ट्रेनिंग हो गई, और उस ट्रेनिंग के बाद जिन एम्प्लॉयज़ ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया था उनके अंदर बाद में क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या, ये सब चीज़ों को भी मॉनिटरिंग वही एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा। तो ये ओवरऑल क्या है हमारे पास कि ट्रेनिंग सर्वे के रिगार्डिंग हमने कंसेप्ट को समझा। अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि हाउ डू यू डिटरमाइन वेयर ट्रेनिंग इज़ नीडेड। ट्रेनिंग किस जगह पर होनी चाहिए और या फिर कि ट्रेनिंग कहाँ होनी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला अगर हम देखें तो इसके लिए हम डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। सोर्सेज जो होते हैं आपके सोर्सेज प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आप एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं, आप अपने सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस एनालिसिस शीट बना के देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेनिंग कहाँ होनी चाहिए। दूसरा, नीड असेसमेंट क्वेश्चनायर। आप एक क्वेश्चनायर डिज़ाइन करिए, वो क्वेश्चनायर आप एम्प्लॉयज़ से, सुपरवाइज़र से, सभी लोगों से फिलअप करवाइए। तीसरा, नीड एनालिसिस। या तो आप इतने कैपेबल हो कि आप नीड को आइडेंटिफाई खुद कर लीजिए, यानी कि आप ऑब्ज़र्व करिए लोगों को, एम्प्लॉयज़ को काम करते वक्त, बट उस काम को करते वक्त ये आपको इंश्योर होना चाहिए कि आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि इस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, तभी आप नीड एनालिसिस कर पाएंगे। देन एम्प्लॉय इंटरव्यू। आप एम्प्लॉयज़ से 1-to-1 बेसिस पे इंटरेक्शन कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उनको खुद को लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस कहीं वीक है, या वो कोई रोल या कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, और क्या उनको वहाँ पे कहीं कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। देन आप एक क्लाइमेट सर्वे या फिर एम्प्लॉय ओपिनियन सर्वे भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनर डिज़ाइन कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ से ओपिनियन मांग सकते हैं रिगार्डिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर आता है एग्ज़िट इंटरव्यू। एग्ज़िट इंटरव्यू क्या होता है, वो लोग जो आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, आप उनसे बात करके देख सकते हैं क्यों वो इस कंपनी को रिज़ाइन दे के जा रहे हैं। क्या उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम लगी थी, अगर प्रॉब्लम लगी थी तो क्या वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम कंडक्ट करा सकते थे। तो एक एग्ज़िट जो एम्प्लॉय होता है, जो जा रहा होता है, वो आपको सारी बातें बोल के जाता है। तो ये अगर आप उनसे फीडबैक लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये फ़ायदे में हो सकती है। देन एम्प्लॉय की कंप्लेंट्स। आप अपने यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स बना सकते हैं। आप एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि यदि आपको कहीं कुछ शिकायत लग रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उसके रिगार्डिंग क्या बोलें, कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल दीजिए। देन एक्सीडेंट एंड स्क्रैप। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वेस्टेज बहुत हो रही है, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो रही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई न्यू इक्विपमेंट्स खरीद रही है या न्यू सॉफ्टवेयर्स ला रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें पता लग सकता है कि उसको कौन यूज़ करेगा, उस यूज़ को करने के लिए क्या आपका एम्प्लॉय कैपेबल है नहीं। तो ये अगर हम कैपेबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, उसके रिज्यूमे में भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने यहाँ पे कोई प्रोसीजर्स को या पॉलिसी को चेंज कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस काम को करने के लिए एम्प्लॉय के पास एक्स्ट्रा टैलेंट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए,
तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप किसी एम्प्लॉय के या डिपार्टमेंट्स के जॉब्स को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, यानी अगेन से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो भी आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है और बहुत कम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल ले पा रहे हैं, तो भी सीधा ये मालूम चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। और इसके लिए आप वेट भी क्यों कर सकते हैं, आप क्वार्टरली हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनीज रिव्यू करती हैं, तो वो सुपरवाइज़र से बात कर सकती हैं कि आपके जो साथ के जो एम्प्लॉयज़ हैं या आपके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो कितना काम कर पा रहे हैं, कितना एफिशिएंटली वर्क हो पा रहा है। देन प्रमोशन एंड टर्मिनेशन, अगर आपके यहाँ पे प्रमोशंस लोगों के कम हो रहे हैं और लोग टर्मिनेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी मालूम चल रहा है कि इस डिपार्टमेंट में कहीं कहीं स्लैकनेस है। आप पर्सनली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को। आप एक असेसमेंट सेंटर बना सकते हैं। असेसमेंट सेंटर क्या होता है, ये एक टीम होती है, कई बार इसको डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। इस टीम में जो लोग काम करते हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हर एक लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ओपिनियन लेते हैं रिगार्डिंग द वर्क प्रोफाइल, वर्क सिस्टम और उनके लिए परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। इसके अलावा आप स्किल टेस्ट ले सकते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट के बाद कुछ लोग परफॉर्म करने के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेते हैं, और ऐसे ही आप स्किल टेस्ट भी उनका ले सकते हैं। देन आता है आपका गैदरिंग एम्प्लॉय ओपिनियन फॉर ट्रेनिंग नीड। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय का ओपिनियन एक सर्वे करने की बात कर रहे हैं कि हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ का ओपिनियन ले सकते हैं यदि हमें ट्रेनिंग नीड है। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी हमें एम्प्लॉयज़ से, क्योंकि एक एम्प्लॉई है जो उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो जितना ज़्यादा उसको इस बात में पता है कि उसको कहाँ रिक्वायरमेंट है, उतना किसी को नहीं पता। ना तो वो ऑब्जर्वेशन से आएगी, ना ही कि वो किसी अदर चीज़ से आएगी। तो इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ से ही बात करना हमारे लिए बेटर रहता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं विद एम्प्लॉयज़। मीटिंग के अंदर आप उनसे आइडियाज़ को ले सकते हैं कि उनको कौन कौन से प्रेफर आइडियाज़ लग रहे हैं कि जहाँ पे उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है पर उनका हो नहीं रहा है। आप उनसे डिफरेंट टॉपिक्स मंगा सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि उनको इन टॉपिक्स के अंदर कौन से टॉपिक के अंदर ज़्यादा आपका इंटरेस्ट एरिया है और आपको उस पर लगता है कि आपकी नॉलेज और स्किल कम है और आपको उस पर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन द डिज़ायर्ड आउटकम फ्रॉम द ट्रेनिंग टू एड्रेस दिस नीड। इसके साथ साथ जब आप एम्प्लॉय ओपिनियन ले रहे हों तो आप उनसे ये भी बात कर सकते हैं कि अगर हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो इससे क्या आउटकम हम सोच रहे हैं प्रोड्यूस करने का। तो ये जो आउटकम हम देखेंगे ये हम करेंगे सक्सेस के ऊपर, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम यदि एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आता है तो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है, वरना वो फेलियर हो गया। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आपके ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में। पहला तो आ गया डाटा कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। जब आप ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करने जाएं तो सबसे पहले तो आपको नीड असेसमेंट करना है। नीड असेसमेंट मतलब है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव बनाइए, प्लानिंग करिए, और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ या नहीं वो किन बातों पे इवेल्यूएट होएगा इसको भी आप डिज़ाइन कर लीजिए। देन टेस्टिंग, कुछ 2 या 3 लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं कि यदि ये चीज़ इतनी डेवलप हो गई तो हम मान सकते हैं कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है। देन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि अब आप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए अपने लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भेजिए, एम्प्लॉय से चाहे बात करिए, डेटा कलेक्शन करिए, और एज सून एज पॉसिबल जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको अपडेट करते चलिए। और लास्ट में क्या आ रहा है, जो डेटा आपने इकट्ठा किया है बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग, जो आप ये नीड में कर रहे हैं, उसको आप क्या करिए, फीडबैक देख के उसका एनालाइज करना शुरू करिए। तो स्टेप्स में सबसे जो आपका पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, पहला स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला आता है असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड में आता है आपका सर्वे क्वेश्चनायर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रिंटेड क्वेश्चनायर बना रहे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो आपका क्वेश्चनायर होगा वो इस तरीके से होगा कि इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और क्लोज और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। एडवांटेज क्या मिलता है,
एक तो ये कि आप क्वेश्चनायर की वजह से आप एक टाइम में कई लोगों के थ्रू फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। इसमें आपको ऑनेस्ट और ओपन फीडबैक मिल सकता है, और आपको उसमें क्वांटिटी और क्वालिटेटिव दोनों डेटा इजीली कलेक्ट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस को सोचना, एक एक कंटेंट को सोचना, उसमें समय लगेगा। पर इसके अंदर आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि जो आपका एम्प्लॉई है वो जो भी बिहेवियर वो कंपनी में कर रहा है वो क्यों कर रहा है। इसके अलावा आप पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या है, आप या तो बाहर से कोई पर्सन हायर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई इंटरव्यूअर जो भी इस फील्ड का एक्सपर्ट हो वो उसको रिक्रूट कर सकते हैं, और उनको बोल सकते हैं 1-to-1 एम्प्लॉय से बात कर लीजिए। तो इसमें जो एडवांटेज है वो क्या है कि एक तो आप सिचुएशन बेस्ड अपने क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको इमीडिएट फॉलोअप मिल जाएगा, और आपको इसमें क्या है, क्वेश्चन सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से आप क्वेश्चन भी डिज़ाइन कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 1-to-1 बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इसके लिए हर एक इंटरव्यूअर को डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा तैयार करने पड़ जाएंगे हर एक पर्सन के हिसाब से। फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि जब एक एम्प्लॉय जिस टास्क को परफॉर्म कर रहा हो आप उसको वहाँ जाके ऑब्जर्व करिए। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, एक तो ये कि आप एम्प्लॉय को विदाउट इंटरप्ट किए, विदाउट डिस्टर्ब किए उसके फीडबैक ले लेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। दूसरा कि ये मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली में एम्प्लॉय जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है उस पर वो काम करता भी है या नहीं करता। और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, ऑब्जर्वर को क्या चाहिए, उसको एक ट्रेंड होना चाहिए, उसका एनालिटिकल माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, जो इस चीज़ को भी वो जिस एम्प्लॉय को भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको हैंड टू हैंड उसका ऑब्जर्वेशन वहाँ लिखना और उस डेटा को मेंटेन रखना, क्योंकि जितनी देर तक वो भूल जाएगा उस आदमी को, एम्प्लॉय को नहीं लिखेगा, तब तक वो नेक्स्ट एम्प्लॉय के पास जा नहीं पाएगा, तो वहाँ पे वो टाइम कंज्यूमिंग भी कर जाएगा। सो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।